हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और इसके बाइसेक्टर पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। और आज हमें चाहिए एनी पॉइंट, मतलब ये कंफर्म ना रहे कि किस कोण पर है, मतलब किसी भी एंगल पर वो हमसे पूछ ले तो हम ज्ञात कर ले जाए। तो आज का हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी चलेगा, दोनों एक ही बात है, डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज बच्चों ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है बच्चों वो उधर की ओर है, मैं यहां दर्शा दिया हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो अब बच्चों क्या किया जाए, तो कुछ बुक में इसका डेरिवेशन बहुत कठिन दिया है, तो जाहिर है कि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग इसको क्या करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब इसको हम लोग इसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। पी तो इधर है, तो इधर अगर लेना चाहूं इस डायरेक्शन में तो बच्चों हो जाएगा पी कास थीटा। क्या हो जाएगा? पी कास थीटा हो जाएगा। अभी वो दर्शा देते हैं कहीं भी, तो इधर मैं लेना चाहूं इधर, मैं इसका कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लेना चाहूं बच्चों, तो ये चीज अगर इस डायरेक्शन में घूम जाएगा तो ये आपका माइनस यहां आ जाएगा और प्लस क्यू लगने लगेगा कि यहां है। सावधानी पूर्वक देखें, और इस कंपोनेंट का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बच्चों पी कास थीटा, पी कास थीटा। और इसका इस दिशा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और इसी का इस दिशा में क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, इसके वर्टिकल यहां से जाएगा, तो यहां से भी ये हो सकता है। तो ये फिगर बच्चों क्लियर करें। फिगर मैं इसलिए आपके साथ बना रहा हूं, पहले से ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसे समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे चाहे जैसे रख देंगे आप, तो ये कैसे हुआ। यस, तो आप पटरी से बना लीजिएगा सफाई से। तो ये हाँ, देखिए ये वाला इधर किया आप, ये कंपोनेंट हो गया, और फिर यही वाला इधर करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस क्यू, और इधर जाएगा क्या प्लस क्यू, ये ध्यान देना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा तो ये है पी साइन थीटा। इस डायरेक्शन अगर पी कास थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा पी साइन थीटा। तो चलिए ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट का नाम है ओ, ये पहले से रखा था। तो हम समझते हैं कि फिगर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिगर क्लियर हो गया है बच्चों, तो अगर आप इस कंपोनेंट वाले पे ध्यान दें, ये डाइपोल अगर मानते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये बिंदु पी जो है इस डाइपोल के लिए एक्सिस पर है, तो एक्सिस पे है, और एक्सिस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों वो इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। तो इसे हम कह दे रहे हैं E1। हाँ, E1 हो गया। तो अक्षीय के लिए यह होता है, और एक्सिस वाला और परपेंडिकुलर वाला या बाइसेक्टर वाला। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके बाइसेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ होता था, तो ये इसका डायरेक्शन पी का तो इधर की ओर है, पी का डायरेक्शन इधर की ओर है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता था। बच्चों E2 का आप डायरेक्शन क्लियर करें, निरक्षी वाला आप पहले सोचें,
आप यहाँ लेते थे उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ऐसे मिलाते थे, तो यहाँ पर क्या आता था, अरे भाई इस टाइप का केस आता था यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में रहता था का ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला दोनों रहता था, वो क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। तो पी का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी परपेंडिकुलर वाला केस है, इसके कारण पी का डायरेक्शन नीचे इधर की ओर है, तो जाहिर कि इसके विपरीत दिशा में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है 180 डिग्री पर। हाँ, तो इसे हम साफ करेंगे, हमें जगह की आवश्यकता है। हाँ बच्चों, अब देखें तो भैया E1 और E2 हो गया एक्सिस और परपेंडिकुलर वाले केस के कारण। अब इन दोनों, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है कि इनका रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। तो इनका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं ये होगा, ये ई हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, और ये मान लेते हैं अगर ये थीटा कोण है तो ये फाई कोण ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos theta, intensity of electric field at point P due to एक्सिस वाले केस ड्यू टू P cos theta, तो यहाँ पे ये हो जाएगा E1 इक्वल टू होता है बच्चों K इंटू 2P अपान R क्यूब होता है, ये लोग पहले से जानते हो आप लोग, एक्सिस वाले कंडीशन में ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, P के स्थान पे P cos theta हो जाएगा, केवल इतना ही अंतर आएगा बच्चों, ध्यान दें। और डायरेक्शन ओपी, इन ओपी डायरेक्शन, इन ओपी डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो इन ओपी डायरेक्शन, यस ऐसे कह सकते हो ये। और फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी साइन थीटा, निरक्षी वाले केस में या ब्रॉड साइड एंड पोजीशन या बाइसेक्टर वाले कंडीशन के लिए, तो E2 की वजह से बच्चों हो जाएगा, तो ये P अपान R क्यूब होता था पहले, अब यहाँ P के स्थान क्या रखा जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन परपेंडिकुलर ओपी डायरेक्शन, ओपी के, हाँ इन परपेंडिकुलर ओपी डायरेक्शन, यस ये हो सकता है, आप डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो बस बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये E2 को आप यहां मान सकते हो, तो E1 वेक्टर धन E2 वेक्टर बराबर परिणामी वेक्टर E, तो पाइथागोरस प्रमेय से रिजल्टेंट निकल जाएगा, क्योंकि मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो ध्यान दें, तो E नेट जो आएगा बच्चों, E नेट एट पॉइंट P, ऐसे रहने दो, E नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब बच्चों देखें E1 स्क्वायर, E1 का मतलब इसका आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो आ जाएगा K इंटू 2P cos थीटा अपान R क्यूब, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आपकी ये वाला E2 है K इंटू P साइन थीटा अपान R क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो गया, यस। तो ये K अपना स्क्वायर हो जाएगा, चलिए अंडर रूट में ही सब कॉमन लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 2kp का होल स्क्वायर अपान R क्यूब का होल स्क्वायर, 2kp नहीं सॉरी kp, ओनली kp। देखिए kp यहां भी है, kp यहां भी, होल स्क्वायर बाहर लेंगे कॉमन, R क्यूब का होल स्क्वायर यहां पे हर में नीचे भी है, और इसमें भी R क्यूब का होल स्क्वायर है नीचे है। अब जो बच रहा है मैं उसे लिख देता हूं, तो यहाँ 2 रह गया था, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा केवल बचा था होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
तो बच्चों इतना हो गया। अब इसको जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट दोनों एक साथ है तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब। अब ये बचा 4 का स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और एक कास इसमें ले लिए तो 3 कास स्क्वायर थीटा बच्चों रह गया, 3 कास स्क्वायर थीटा रह गया। यस, तो इसको जो है मैं लिख सकता हूं, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो ई नेट एट पॉइंट पी, तो ई नेट जो हमारा आंसर आया बच्चों, ई नेट एट पॉइंट पी जो हमारा आंसर आया वो आया के अपान आर क्यूब, और अंडर रूट में जो हमारा आ रहा है बच्चों 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। यस, तो ई नेट की वैल्यू बच्चों इतना आ रहा है, आप इतना सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, तो अब हमारा ई नेट इक्वल टू इतना आया है बच्चों, तो ये तो मेन फार्मूला होगा, ये हर कंडीशन के लिए वैलिड है। अब एक चीज और थीटा के बारे में बताना था, थीटा के बारे में यहाँ बच्चों हम लिख दिए हैं where theta is the angle between p vector and r vector। तो p वेक्टर का डायरेक्शन ये है बच्चों और r वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो दो वेक्टरों के बीच का जो छोटा कोण होता है वही वेक्टर के बीच का कोण माना जाता है। तो छोटा मतलब ये p वेक्टर ये हो गया और r वेक्टर ये हो गया, इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का ये भी कोण है, ये कोण नहीं लिया जाए। दो वेक्टरों के बीच का जो कोण लेना होता है बच्चों वो छोटा कोण लेना होता है, ये बड़ा वाला कोण नहीं लिया जाता, ये भी उसके वेक्टर के बीच का कोण है। ये सब हम वेक्टर में बहुत गहराई से बता चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेक्टर देख लें, उसके बगैर फिजिक्स अधूरा है। तो बहरहाल वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये कंफर्म हुआ। अब अलग अलग केस का अध्ययन कर लेते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें रख के देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो ई नेट कितना आएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 मान 1 होता है बच्चों, तो आएगा के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का मतलब, तो इंटर के बुक में यही दिया रहता है, तो उसके स्थान पे शार्ट में केवल हमेशा के ही लिख रहे हैं। हाँ, तो ये आप अगर पूरा हल करना चाहें 1 + 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 मान 1 होता है बच्चों, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ई नेट आपका यहाँ पे कितना आएगा k इंटू 2p/r³। तो थीटा इक्वल टू 0 या इसे कह दें क्या इंडन पोजीशन कह दें, इंडन पोजीशन या एट इक्वाटोरियल सॉरी एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ये इसका मतलब है। तो एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इस जनरल फार्मूले में रखने पर हमें मिल गया, इसका मतलब फार्मूला करेक्ट है। इसका दूसरा केस भी रख के देख लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, थीटा जो परपेंडिकुलर वाला केस होता है, थीटा इज परपेंडिकुलर एट इक्वाटोरियल पॉइंट, एट इक्वाटोरियल पॉइंट। बच्चों ये वाला केस देखिए, थीटा इक्वल टू 90 जब रखेंगे तो cos 90 का मान बच्चों होता है 0, 0 होता तो खत्म हो जाएगा। तो ई नेट बच्चों जो इस केस में आएगा आपका, ई नेट आएगा k इंटू p/r³, जो कि हम लोग जानते हैं। इसकी तुलना में ये वैल्यू सेम डिस्टेंस के लिए आधी आती है, हाफ आता है, या ये वाला जो है इसकी तुलना में एक्सियल वाला इक्वाटोरियल की तुलना में सेम डिस्टेंस के लिए क्या होता है 2 टाइम्स होता है, जो कि हो रहा है। तो बच्चों ये जनरल फार्मूला हो गया, इसे तो याद कर लेना चाहिए। क्या है √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और दोनों रखने पे आ जाता है, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। हाँ, तो इतना तो बच्चों हम कर लेंगे।
अब एक चीज फंसता है कि इसका डायरेक्शन पूछता है, इसका डायरेक्शन E1 से कितने कोण पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है। ई नेट जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे भी ई नेट कहिए या तो तब ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन के लिए बच्चों वो ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन E1। तो tan फाई इक्वल टू E2 का मान बच्चों ये आया है। ओहो, तो E1 E2 का मान जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। तो E2 अपॉन E1, E2 का मान आया था KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब आया था बच्चों, और E1 का मान आया था K इंटू 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब आया था। तो KP अपॉन आर क्यूब अंश हर दोनों में है, कट जाएगा, तो ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा 2 cos थीटा। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/2 tan थीटा। तो आज से ध्यान दें, अगर ये एंगल पूछता है रिजल्टेंट तो आपका ये भी एक फार्मूला है। तो बच्चों ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का अंतिम हेडिंग और इस चैप्टर का भी अंतिम हेडिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, वो न्यूमेरिकल का रहेगा, और जितना कंसेप्ट इधर छूटा है इस पर न्यूमेरिकल जितना होगा कंपटीशन में या बोर्ड में आया होगा कंसेप्चुअल, वो हम बताएंगे। तो आज का ये अंतिम हेडिंग है इस चैप्टर का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी अंतिम हेडिंग है आज ये। तो टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान देना बच्चों। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोर्ड पर दिखाया गया। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कोण पर रखा गया है। तो ये थीटा कोण पर रखा गया बच्चों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स होता है बच्चों QE, वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करता है। ये फोर्स QE किस डायरेक्शन में वर्क करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों कार्य करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट वेक्टर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट कार्य करता है माइनस क्यू आवेश के कारण फोर्स। इतना हम लोग जानते हैं। तो बच्चों ये टार्क होने के लिए क्या होता है, टार्क तब कार्य करता है जब एक्शन ऑफ लाइन सेम न रहे, एक चीज बच्चों और ध्यान देना है, अगर कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर जो नेट फोर्स कार्य करता है वो ऑलवेज जीरो रहता है, सदैव क्या रहता है, जीरो रहता है। लेकिन शर्त यह है कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ध्यान दें। तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, ये तो पक्की बात है। तो ये आघूर्ण टार्क ज्ञात करने के लिए बच्चों, टार्क ज्ञात करने के लिए दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल पर गौर करना चाहिए। आप साइकिल का पैडल देखे होंगे, ये वाला ऐसे रहता है बच्चों। इसी के परिता जो हो क्या करता है, ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करता है, तो साइकिल आसानी से चलती है। सबसे कम बल इसी केस में लगाना पड़ता है। सपोज करो ये वाला किसी तरीके से आप हथौड़े से पुश करके इसका अगर इस टाइप पे कर दें, ये वाला केस देखिए, अगर ऐसा केस कहीं हो जाए तो भगवान कसम आत्महत्या कर लेंगे, साइकिल छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन साइकिल लेकर घर तो नहीं जाएंगे, एकदम गारंटी है। अगर इस टाइप का केस हो गया तो इस टाइप के केस में बच्चों यही वाला चार्ज यहाँ, मान लीजिए ये वाला चार्ज यहाँ, तो ये इधर हो जाएगा या फिर, और ये QE एक इधर हो जाएगा पॉजिटिव का, नेगेटिव का इधर। तो ये QE
एक अगर यहाँ पॉजिटिव क्यू वाला प्लस वाला है तो ये क्यू ई डायरेक्शन में हो जाएगा, और माइनस चार्ज ये वाला है तो क्यू ई क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो है एक्शन ऑफ लाइन जो है सेम हो गया, दोनों फोर्स एक ही सीध में आ गए, एक ही सीध में आ गए बच्चों। तो ये टार्क नहीं बनाएंगे, टार्क नहीं बनाएंगे तो टार्क नहीं बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम का आघूर्ण या टार्क नहीं निकलेगा। बलों का जोड़ा कपुल ऑफ फोर्स जो होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में ना हो, जिनकी एक्शन लाइन एक सीध में ना हो, तब वे बल युग्म बनाते हैं, कपुल फोर्स बनाते हैं। और कपुल फोर्स जब बनाएंगे तब उनका क्या निकलता है, टार्क निकलता है। तो इस समय ये कपुल फोर्स नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके कारण जो है क्या होगा, इसके कारण इसका टार्क क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान दे बच्चों, ये वाला केस नहीं है, और इस दशा में घुमाने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती है। अगर इस दशा में कोई आ जाए और अगर क्रिया रेखा जैसा कि एक्शन ऑफ लाइन, ये मिडिल पॉइंट आपका अगर वो है बच्चों, है भी यहाँ, अगर ये एक्शन ऑफ लाइन है हमारा, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको घुमाने की ये वाला चार्ज इसको इधर लाना चाहेगा, ये वाला इसको इधर ले जाएगा, कि घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी रखता है। कब, जब फोर्स का एक्शन ऑफ लाइन सेम ना हो तब। यही ध्यान देना है बच्चों। तो हमें टार्क याद करना है, टार्क बराबर होता है बच्चों, जो नेट टार्क होगा, तो आपको शुरू में कहना चाहिए कि माना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा एंगल पर रखा गया है, प्लस क्यू आवेश के कारण फोर्स क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर कार्य करने वाला नेट टार्क, टाउ नेट बच्चों हो जाएगा अलग अलग पर कार्य करने वाला टार्क, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब इतना तो कर लेंगे भैया। तो टाउ 1 होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस यहां भी वही चीज, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स तो क्यू ई मालूम है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंतजाम कहां किया जाए बच्चों, ये आपको देखना चाहिए। तो यहां से ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो ये इतना लंबाई एल है, ये वाला थीटा है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये तो इतना कास थीटा होगा जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ए वाले लेंथ की जो लंबाई हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो फोर्स यहां कहेंगे क्यू ई गुणे कितना, एल साइन थीटा, इतना हो गया बच्चों। ये टाउ 1 के बारे में इतनी जानकारी मिल गई हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपका। चलिए ठीक है, अब फोर्स क्यू ई यहां भी हमारे पास है, फोर्स क्यू ई गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। तो यहां भी ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, यहां भी बच्चों हो जाएगा। तो यहां भी लिखेंगे क्या, एल साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एल साइन थीटा यहां भी लिख दिए और यहां भी लिख दिए। तो ये भी क्या है, ये वाला इधर क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज, ये भी क्या है सी डब्ल्यू, दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जाहिर जुड़ जाएंगे, जोड़ लेना चाहिए। तो हो जाएगा तो 2p साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं q इंटू 2l, एक साथ लिख ले रहे हैं, यल में थोड़ा इस टाइप से बनाया गया है, तो इस टाइप से ही बनाइए। हाँ, q इंटू 2l एक साथ कर लिए, और यहाँ e है और यहाँ साइन थीटा है, वही 2ql e साइन थीटा।
तो बच्चों इसके स्थान पे हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, P होता है। ये हो जाएगा PE साइन थीटा। तो ये टाउ नेट हो जाएगा बच्चों। नेट टार्क जो आपका आया PE साइन थीटा आया बच्चों। चलिए ये तो ठीक होगा, इतना इतना ये क्लियर होगा। और नोट में कुछ बातें हैं जो अभी हम बाद में लिखवा देंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, बहुत कीमती कीमती लाइन है। अब एक चीज और समस्या आ गई हमारे सामने। तो जैसे होता है ए बी साइन थीटा कहीं लिखा रहे, ए बी साइन थीटा वो ए क्रॉस बी बराबर है कि बी क्रॉस ए बराबर है, दोनों बराबर नहीं होते हैं वेक्टर में। वेक्टर में कह रहा हूं ना कि हर जगह बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत ही अच्छा है अगर उसका ज्ञान हो जाए। तो वेक्टर जो ना पढ़े उनसे रिक्वेस्ट है कोई वेक्टर जरूर पढ़ ले। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप बताइए टाउ नेट ये पी साइन थीटा है। अब इसके स्थान पे अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूं, पी क्रॉस ई लिखूं या ई क्रॉस पी लिखूं, ये चीज समस्या आ रही है। तो ये चीज देखिए भाई, तो देखिए तो पी राशि के लिए बच्चों ये हम फिगर जो है यहां से हटा दे रहे हैं, ये हमारे लिए अवरोध कर रहा है। तो विद्यार्थी ई नेट हमारा इतना आया। अब हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो ये बच्चों ये वेक्टर माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पी का जो डायरेक्शन है ये दर्शाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो नेट टार्क आया उसका बच्चों डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन से घूमता है घड़ी, तो क्लॉकवाइज है। तो आप पी क्रॉस ई का वो कंपोनेंट जो इससे मेल खा जाएगा टार्क की डायरेक्शन से वही चिन्ह लिया जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों, अगर यहाँ भी आया यहाँ भी माइनस आया तो कट जाएगा, दोनों प्लस होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये फार्मूला उसी के लिए सही है वेक्टर फॉर्म में जो कि इसके डायरेक्शन से सेम खाए। तो बच्चों रिजल्टेंट जो नेट टार्क आया है वो तो यूं आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हमें अब कागज तल के अंदर वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो ऐसे चले, पी क्रॉस ई। अगर पी क्रॉस ई लेते हैं बच्चों तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर हो रहा है, और वही अंदर की ओर ये भी है। तो ऐसा चलते तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, इसीलिए लिया जाएगा। कोई कहे नहीं हम ई क्रॉस पी लेंगे साहब, तो ई क्रॉस पी लेंगे तो गलत हो जाएगा। ई क्रॉस पी लेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड इसका डायरेक्शन हो जाएगा, जबकि नेट टार का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तब आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो इन वेक्टर फॉर्म बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों, तो टाउ नेट जो सही है वास्तव में वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ही सही है। या कोई कहे ना मैं ऐसा लिखूंगा, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते आप। अगर लिख सकते हैं तो आपको माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये चीज है। अब आपका सही माना जाएगा। टाउ नेट इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या यही चीज भी लिखा जा सकता है, माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड इसका भी हो रहा है, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड को आप निगेटिव मानते हो तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक जैसा तो दिखेगा। अगर आप जो थ्योरी बताई गई वेक्टर का, ये वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव मानो, लेकिन ये तो निगेटिव रहेगा ई नेट, तभी तो एक तरफ ऋण आएगा। तो ये है चीज। तो मैं समझता हूं वेक्टर फॉर्म बच्चों आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। पी क्रॉस ई नॉट इक्वल टू ई क्रॉस पी, पी क्रॉस ई इज इक्वल टू बच्चों होता है माइनस ई क्रॉस पी। ये वेक्टर आप वहां से पढ़ लें। तो आप इतना सफाई से उतारें तो कुछ और जानकारी यहां पर दिया जाए। तो हाँ बच्चों, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों नोट में हमने 3 पॉइंट आपके लिए इकट्ठा किया है, तो आप इससे सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ और बातें इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस हमें अभी पढ़ाना है। तो नोट में पहला देखें,
If dipole is kept in uniform electric field, then F net zero always. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो एफ नेट सदैव जीरो होगा, चाहे जिस कोण पर रखा हो। एफ नेट जीरो होने से क्या फायदा है? एफ नेट एफ वाला फोर्स बच्चों ये जीरो होने से ये फायदा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल है वो इधर उधर दाएं बाएं गति नहीं कर सकता। एफ नेट जीरो होने से फायदा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो दाएं बाएं गति नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे गति नहीं कर सकता। तो एफ नेट जीरो होने का ये कारण है। अब यहां जीरो गति नहीं कर रहा है। चलिए दूसरे पे आइए। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज which do not have same line of action then rotate center of mass। बच्चों अगर जो अभी आपको हम लोग पढ़ाए ये इधर क्या कार्य करता है, हम पढ़ाए QE है, इधर क्या है, इधर QE है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो अगर तो ये क्या करता है, सेम ना हो तो ये सेंटर ऑफ मास के परिता क्या करता है, घुमाता है। ध्यान दें, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने से उसके पास क्या होगा, टार्क होगा, और टार्क का काम क्या है, सेंटर ऑफ मास के परिता है। जैसे टार्क ये इधर फोर्स, ये इधर फोर्स, तो ये इधर, तो उसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है, रोटेट कराता है। तो वही है बच्चों दूसरा पॉइंट, इसको भी आप ध्यान से उतार लीजिएगा। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है जिसको अभी और बढ़िया से हम समझने वाले हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स टू ब्रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है टू ब्रिंग, लाना डाइपोल को इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दिस कंडीशन वेक्टर P एंड वेक्टर E हैव सेम डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो हमेशा ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा इस टाइप से ले आना। वो भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन के क्या रहे, बराबर रहे। ये हमेशा कोशिश करता है वो, चाहे जितना आप घुमाए इधर उधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अंतिम कोशिश होती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अपने डायरेक्शन में लाने की होती है। जैसा कि अभी अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है ये बात अभी समझ जाएंगे स्पेसिफिक कंडीशन में। आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों देखें, स्पेसिफिक कंडीशन, विशेष स्थितियां क्या है। विशेष स्थितियां में मैं आपको शुरू में ले रहा हूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर 0 लेंगे बच्चों। देन टाउ इक्वल टू पी साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। तो नेट टार्क क्या हो गया, नेट टार्क बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 टार्क ये क्या होता है, मिनिमम होता है। चलिए ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 180 भी ले लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, इसे देखते हैं कि हल किया जाए। तो टाउ नेट 180 को मैं हल कर रहा हूं, पीई हो जाएगा साइन 180 का साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों पीई कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो टाउ नेट इक्वल टू यहां भी 0 हो गया। ये भी क्या है, मिनिमम है। नेट टार्क हम तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नेट टार्क दोनों दशाओं में क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 रख ले हम, या थीटा इक्वल टू 180 रख ले, दोनों दशाओं में जो है नेट टार्क क्या होता है, 0 है। लेकिन दोनों में भी बच्चों कुछ न कुछ अंतर है, ये अंतर देखा जाए। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर है बच्चों, चलिए 3 लाइन यहां दिखा देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक रखा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा क्यू ई वो इधर लगेगा, यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा क्यू ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
तो नेट फोर्स तो 0 है, इसमें कोई आशंका नहीं है। हाँ बच्चों, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, और इनकी क्रिया रेखा एक लाइन में होने के कारण नेट टार्क भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो चलिए ठीक है, तो अब इसे आप क्या करेंगे, इसे आप थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा घुमाइए इधर उधर डायरेक्शन में, कल थोड़ा सा अंदर से फील ले आइए अपने फिजिक्स के अंदर। अगर आप मान लेते हैं इतना कंप्लीट हो गया मुझे यहाँ कहना कर रहे हैं, तो मैं इसे करूंगा स्टेबल, जो दोनों में अंतर आएगा वो ये आएगा STABL, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, BRIUM। ये बच्चों है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है बच्चों, अगर हल्का सा भी आप इसे मोड़ देंगे, हल्का सा भी मोड़ देंगे तो प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर फोर्स इधर, और माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, तो माइनस क्यू आर फोर्स इधर। ये हमेशा फिर क्या करने गया, ये साम्य स्थिति में ही आने का प्रयास करेगा। साम्य स्थिति या इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम में तो दोनों दशाओं में होगा, इस दशा में भी इक्विलिब्रियम होगा और इस दशा में भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन इस दशा में बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल मतलब हल्का सा अगर इधर उधर विक्षेप करते हैं तो फिर इसी दिशा में लौटकर वापस आएगा। और इस कंडीशन में देखें बच्चों, दूसरे वाले में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है बच्चों। यहां पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल आप रखिए, लेकिन अब की बार थीटा इक्वल टू 180 कह रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रखना होगा। तो अब की बार यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ माइनस क्यू। तो जो P का डायरेक्शन होगा बच्चों वो इधर होगा, जो P का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अब की बार इधर होगा। मतलब जो थीटा एंगल है इसमें मेन फार्मूले में हमारे टाउ नेट इक्वल टू पी कॉस पी साइन थीटा, जो थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो ई और पी यहाँ पे कितना है, 180 अंश वाला केस हो गया। यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां तो ई और पी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई और पी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ ई इधर है लेकिन पी क्या है, पी का डायरेक्शन इधर है। चलिए मैं फोर्स की बात करता हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स कार्य करता है वो क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है। तो यहाँ क्यू ई जो कार्य करेगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करता है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स क्यू ई बच्चों कार्य करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। तो ये क्यू ई इस दिशा में कार्य करेगा। एफ नेट तो अब भी 0 है और नेट टार्क भी 0 है, दोनों दशाओं में बता रहा हूं, नेट टार्क भी क्या है, 0 है। लेकिन बच्चों ये गड़बड़ी है, अगर आप इसे हल्का सा विक्षेपित कर देंगे तो ये टिकेगा नहीं। चलो मान लो आप इधर कर दिए, हल्का सा आप अगर इधर विक्षेपित कर दिए बच्चों, तो माइनस क्यू आर कारण फोर्स इधर कार्य करेगा, माइनस क्यू यहां जाएगा, उसके कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन कार्य करेगा, और प्लस क्यू आर कारण फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर जरा सा भी आप इसे डिस्टर्ब किए, डिफ्लेक्ट किए बच्चों, ये घूमकर फिर पहले जैसी स्थिति में भगवान कसम वापस लौट जाएगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा अगर 180 अंश के कोण पर। तो बच्चों इस दशा में जब इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 एंगल पर रखा हो तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, EQUI, इक्विलिब्रियम। हाँ बच्चों, तो ये ध्यान दें, दोनों में अंतर है। देखिए बोर्ड लेवल पर मैं नहीं जानता, बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये सब कंपटीशन वाले बच्चे बहुत गहराई से फिजिक्स को पढ़े, उनसे रिक्वेस्ट है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इतना तो आप ये उतारिए, कितना 0 और 180 अंश कोण, इसीलिए मैं एक साथ पढ़ाया क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों दशाओं में ये कंडीशन आ रहा है। तो आप इसे उतारिए। चलिए तीसरा भी इसी वक्त लिखते हैं नीचे। तो 0 और 180 हो गया। अब बच्चों थीटा इक्वल टू
इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाए तो क्या होगा? तो हाँ बच्चों, लास्ट 2 पॉइंट रह गया था, उसे और हम क्लियर करना चाहें। स्पेसिफिक कंडीशन में 2 पॉइंट, इस समय वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम पहले से लिख दिए। हाँ देखें, तीसरा पॉइंट देखें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ नेट इक्वल टू पीई साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों, तो टाउ नेट पीई ये क्या आया? मैक्सिमम आया। एक और कोण बचता है 270 ले लेते हैं इसके जोड़े में। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 270 तो टाउ नेट इक्वल टू पीई साइन 270 एन। साइन 270 एन का डायरेक्ट जिनको मान नहीं आता मैं तोड़ के बताया हूँ। टाउ नेट इक्वल टू पीई साइन 270 लिख सकता हूँ 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा बच्चों ये जाता है तीसरे कोऑर्डिनेट में। तीसरे कोऑर्डिनेट में जाता है, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, इसलिए है माइनस साइन 90। तो साइन 90 मान 1 होता है, मतलब माइनस टाउ आया। टाउ नेट इक्वल टू माइनस पीई। माइनस पी कैसे आया? इसका मॉड लेते हैं तो फिर पीई आया, मतलब ये भी मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है। ये तो पक्की बात है। अब ये पक्की बात कैसे? फिगर से देख लिया जाए। 90 डिग्री, तो अगर ऐसा डाइपोल पहले रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो जीरो एंगल हो गया। अब इसे हम ऐसा घुमा दीजिए, प्लस ऊपर चला गया, ये माइनस नीचे, तो प्लस के कारण क्यू ई फोर्स उधर कार्य करता है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू ई फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तो इसका तो ये जो है पी का डायरेक्शन क्या है? ये पी का डायरेक्शन है इधर, पी का डायरेक्शन और ई परस्पर क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ई वेक्टर और पी वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर होंगे तो टाउ नेट का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इससे बात कंफर्म हो गई। अब इनमें क्या अंतर है? अब देखें यहाँ पे, इफ थीटा इक्वल टू 270 तो बच्चों ये तो जीरो अंश का कोण पे है, मैं इसको घुमा के लिख दिया, प्लस वाला इधर कर दिया, माइनस वाला इधर। तो इस दशा में ये कितना है? 180 अंश के कोण पर है। इसको मुझे 90 और घुमाना है, तो इसको मैं यूं कर दिया, यूं, तो ये वाला माइनस यहां चला गया, इसको ये, तो यहां से जो एंगल आया वो इतना आया, और ये एंगल कितना है? 270। तो ये वेक्टर पी का डायरेक्शन भाई, वेक्टर पी और ये सेम डायरेक्शन में थे जीरो अंश के एंगल पर। तो अब जो है ये कितना घूम गया? 270 अंश घूम गया है बच्चों। तो आप देखिए दोनों फिगर में क्या अंतर है? दोनों फिगर में ये अंतर है कि यहाँ प्लस क्यू था तो क्यू इधर कार्य किया, यहाँ माइनस क्यू आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य किया, प्लस क्यू यहाँ नीचे आ गया तो उधर हो गया। तो अब भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। जब वेक्टर ई और वेक्टर पी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो नेट टार्क का मान अधिकतम होगा बच्चों। ये ध्यान दे, दोनों बात से क्लियर हो गया, दोनों का मैं फिगर बना दिया हूं। और नेट फोर्स बच्चों हर कंडीशन में नेट फोर्स हर कंडीशन में जीरो होगा, और जबकि शर्त एक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। तो आज बस इतना ही बच्चों, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।